गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी स्टेनो एक्सपर्ट क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन भी बच्चों को स्टेनो पढ़ने में दिक्कत आती है या उन्हें कोचिंग नहीं मिलती, उनके लिए हम आज क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेनो का मीनिंग क्या होता है। हिंदी में स्टेनो को आशुलिपि बोलते हैं और इंग्लिश में स्टेनो हम जानते ही हैं। तो एस फॉर होता है सीक्रेसी, गोपनीयता। एक स्टेनो का सबसे बड़ा गुण होता है सीक्रेसी रखना, सीक्रेट रखना कोई भी काम। अगर आप जिस भी विभाग, जिस भी कार्यालय या जिस भी संस्था में काम करते हैं, वहां की गोपनीयता बनाए रखना ये स्टेनो का सबसे बड़ा गुण होता है। टी फॉर होता है टाइपिंग। एक स्टेनो की टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, उसे टाइपिंग वर्क आना चाहिए। ई फॉर होता है इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता। एक स्टेनो की कार्य क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आगे जाके आप किसी भी मंत्री के पीए बन सकते हैं, तो उनके साथ आपको कितने समय तक घूमना पड़ेगा ये आपको भी नहीं पता। अगर आपको 10 से 12 घंटे भी काम करना पड़े तो आप कर सके। एन फॉर होता है नोबल, व्यवहारिक। आप जिस भी कार्यालय में काम करें, वहां पर आपका व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो कोई भी आपके पास काम के लिए नहीं आएगा। इसलिए स्टेनो को व्यवहारिक होना चाहिए। ओ फॉर होता है ओबीडियंट, आज्ञाकारी। एक स्टेनो को आज्ञाकारी होना चाहिए। उसे जो काम दिया गया है वो ही करना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि स्टेनो को हिंदी में आशुलिपि बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि आशुलिपि का मतलब क्या होता है। आशु का मतलब होता है छोटा और लिपि का मतलब होता है लिखने की कला। तो छोटा लिखने की कला को हम आशुलिपि कहते हैं। आपने देखा होगा कि रिपोर्टर जब भी किसी का भाषण लिखते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी कुछ लिखते हुए दिखते हैं आपको। वो क्या लिखते रहते हैं, यही शॉर्ट हैंड लिखते हैं। उनका भाषण बहुत जल्दी जल्दी बोला जाता है और उसे छोटे शब्दों में लिखकर वो रखते हैं, ताकि कोई भी उनका कुछ भी महत्वपूर्ण टिप्पणी छूटे ना और वो जल्द से जल्द उसे लिख सके। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रणाली। शॉर्टहैंड को पढ़ने की दो प्रणालियां प्रचलन में है अभी, एक ऋषि प्रणाली और एक सिंह प्रणाली। हम यहाँ पर सिंह प्रणाली से पढ़ाई करेंगे। मैं जो प्रणाली आपको पढ़ाऊंगी वो कौन सी प्रणाली है, सिंह। क्योंकि ये प्रणाली मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि ये प्रणाली इजी है अपेक्षा ऋषि प्रणाली से। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इंट्रो छोटा सा, जहां पर आपने देख लिया कि स्टेनो किसके लिए स्टैंड करता है, आशुलिपि का मतलब और प्रणाली का मतलब। आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो हमारे हिंदी की जो वर्णमाला थी, उसमें हम पहले स्वर पढ़ते थे, फिर व्यंजन पढ़ते थे। लेकिन जो हमारी आशुलिपि की वर्णमाला है, उसमें हमें पहले व्यंजनों को पढ़ना है और उसके बाद स्वरों को पढ़ना है। पहले हम व्यंजन पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्वर पढ़ेंगे। हिंदी में अभी तक हम 13 स्वर पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे जो स्टेनो के स्वर है वो कितने हैं, टोटल 10 स्वर है। उसमें हमें कौन कौन से स्वर पढ़ना है, आ ई ए आई उ ऊ
4 6 तो 8 ओ और औ। इन 10 स्वरों का उपयोग हम आशुलिपि में करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, हमारे जो आशुलिपि के व्यंजन है, अभी तक हम पूरे क से लेके ज्ञ तक पढ़ते हुए हैं, लेकिन अब हमने क्या करा, व्यंजनों को 3 भागों में बांट दिया है। अब हमें अलग अलग पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है। हमने व्यंजन जो है आशुलिपि के, उनको 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है अग्रगामी रेखा, और इसके अंतर्गत हमने 9 रेखाओं को रखा है। दूसरा है ऊर्ध्वगामी रेखा, इसके अंतर्गत हमने 5 रेखाओं को रखा है। और तीसरी जो है अधोगामी रेखा, इसके अंतर्गत हमने 22 रेखाओं को रख रखा है। अब हम स्वर बाद में पढ़ेंगे, जब हम ये रेखाएं सीख जाएंगे व्यंजन, तब स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, पहली रेखा आती है अग्रगामी रेखा। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमने कितनी रेखाओं को रखा है। इसके अंतर्गत हमने 9 रेखाओं को रख रखा है, 9 व्यंजन रख रखे। कौन कौन से वो देखते हैं। पहले देखते हैं इसका डायरेक्शन कैसा है। हर रेखा को लिखने का अलग अलग डायरेक्शन है। जो मैंने 3 रेखाएं आपको बताई, इसमें से पहली रेखा अग्रगामी रेखा है, और इसको लिखने का डायरेक्शन है बाएं से दाएं। ये रेखाएं लाइन पर बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये कुल 9 होती हैं, जिनमें से 5 हल्की और 4 गाढ़ी रेखाएं होती है। अच्छा, हमने रेखाओं को हल्की और गाढ़ी में विभाजित कर रखा है। क्यों? क्योंकि दिखने में रेखाएं एक जैसी है, तो उनमें हमें अंतर दिखाने के लिए हल्का और गाढ़ा बनाना पड़ेगा। देखते हैं कौन कौन सी रेखाएं हमने रखी है हल्की के अंदर और गाढ़ी के अंदर। हल्की के अंदर पहला व्यंजन हमने रखा है क, दूसरा रखा है ख, गाड़ी में पहला व्यंजन ग और दूसरा है ख। फिर हमने रखा है म को हल्के में, न को गाढ़े में रखा है न को, फिर रखा है ज्ञ को, हल्के में हमने फिर रखा है श क्षत्रिय को। अब हम देखते हैं बनाना कैसे है इसे। अभी तक हम क ऐसे लिखते आए हैं, लेकिन अब हमें क कैसे लिखना है। कैसे लिखाएगा हमारा क? बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट टू राइट चलेगा। एक छोटी सी रेखा हमने बाईं तरफ से स्टार्ट करी, हल्की, और दाईं तरफ खत्म करी लाइन पर, और हमने उससे पढ़ा क। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको कि रेखा आप किस दिशा में लिख रहे हैं और कहाँ लिख रहे हैं। कुछ रेखाएं बाएं से दाएं चलेंगी, कुछ नीचे से ऊपर चलेंगी, और कुछ ऊपर से नीचे चलेगी। तो आपकी जो अग्रगामी रेखाएं हैं वो हमेशा बाएं से दाएं चलेगी। इनका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। जगह चेंज हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा बाएं से दाएं ही चलेगी। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो आपकी आकृति गलत हो जाएगी। दूसरा है ख। अब इसी क को हमने एक छोटा सा कट लगा दिया बीच में, और उसे हमने पढ़ा ख।
मैं थोड़ा सा ऊपर भी बना देती हूँ ताकि आपको आकृति अच्छे से समझ में आए। आपको लिखना कहाँ है, लाइन पर लिखाएंगे, ठीक है। अब इसी का को अब ग के साथ लिखना है, चूंकि ये गाड़ी के अंतर्गत है, तो इसी क को हमको हल्का सा गाढ़ा कर देना है और हम उसे पढ़ेंगे ग। ऊपर भी लिख दे रही हूँ, ये गाड़ी आपकी ग है। अब इसी गाड़ी ग को आपको कट कर देना है और हमने पढ़ा उसको घ। मैं ऊपर भी बना दे रही हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे, लाइन पे अगर समझ ना आए तो, लेकिन आपको बनाना कहाँ है, लाइन पर, इसका विशेष ध्यान रखना। इसी एक छोटा सा चंद्र बिंदु हमने उल्टा कर दिया और हमने उसे पढ़ा म। इसी चंद्र बिंदु को हमने सीधा कर दिया और हमने उसे पढ़ा न। इसी चंद्र बिंदु को हमने गाढ़ा कर दिया और हमने उसे पढ़ा ण। इस ग में एक छोटा सा अंकुश लगा दिया और हमने उसे पढ़ा ज्ञानी का। ये 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 अक्षर क्षत्रिय का। उसी ज्ञानी को हमने हल्का कर दिया और हमने उसे पढ़ा क्षत्रिय का। आपकी पेंसिल से ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा हल्का गाढ़ा कम समझ आएगा, लेकिन जब आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हल्का कैसे बनाना है और गाढ़ा कैसे बनाना है। ठीक है, इतना समझ में आया। प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, आपकी जो स्टेनो की कॉपी रहेगी, आपको सबको पता होगा कि स्टेनो की लिखने की अलग कॉपी आती है। तो जो स्टेनो की कॉपी है उसमें एक पेज पे कम से कम 5 बार आप क की प्रैक्टिस करेंगे, 5 बार ख की, मतलब 30 पेज आपको रोज प्रैक्टिस करनी ही करनी है। मिनिमम है आपका 30 पेज, लेकिन मैक्सिमम आपके ऊपर है, आप कितनी देर प्रैक्टिस कर सकते हो। एक एक शब्द को तब तक आपको प्रैक्टिस करना है जब तक आपको फ्लॉलेस आपका हाथ न चलने लगे। ठीक है, समझ आ गया कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब आगे की रेखा देखते हैं हम, ऊर्ध्वगामी रेखा। इसके अंतर्गत हमने 5 रेखाएं रख रखी है। देखते हैं कौन कौन सी। पहले देखते हैं ये लिखी कैसे जाती है, इसका लिखने का डायरेक्शन कैसा है। तो ये रेखा है, नीचे से लाइन से शुरू होकर ऊपर की ओर जाती है, अर्थात ऊपर की ओर खत्म होती है। ठीक है, लाइन से शुरू होती है, ऊपर की ओर खत्म होती है। अग्रगामी रेखा हमारी बाएं से दाएं चलती थी, ये हमारी लाइन से शुरू होकर ऊपर की ओर खत्म होएंगी। अब इसके अंतर्गत हमने कितनी रेखाओं को रखा है, 5। ये पांचों हल्की होती है। इसमें गाढ़ा और हल्के का अंतर नहीं है, पांचों हल्की है। कौन कौन सी रेखा हमने रख रखी है वो देखते हैं। य, र, ल, व और ह। इसे लिखने का तरीका देखते हैं कैसे लिखेंगे। एक छोटा सा उल्टा राइट का निशान हमने लाइन पर बनाया उल्टा, और उसे हमने पढ़ा य। आपकी रेखा की लंबाई ना तो बहुत लंबी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें दुगनीकरण और अर्धीकरण पढ़ना है, तो रेखाओं की लंबाई डबल भी होगी और आधी भी होगी। इसलिए अभी आपको रेखाओं की लंबाई का विशेष ध्यान रखना है। एक तिरछी रेखा हमने लाइन से स्टार्ट करी और र की ओर खत्म करी और उसे हमने पढ़ा र। एक चाप तिरछा हमने काटा और हमने उसे पढ़ा ल।
इसी राइट को हमने सीधा कर दिया और हमने इसे पढ़ा व। एक छोटा सा गोला लगा के सीधी रेखा खींची और हमने उसे पढ़ा ह। ठीक है, समझ आ गया। प्रैक्टिस वैसे ही करनी है जैसे अग्रगामी रेखाओं की कर रहे थे हम। एक एक शब्द को 5-5 बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ फ्लो हो जाए, फ्लोलेस हो जाए, आपको लिखने में रुकावट नहीं लगे। जब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, जब तक आपके हाथ में फ्लोनेस नहीं आ जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं तीसरी रेखा, अधोगामी रेखा। इसके अंतर्गत हमने कितनी रेखाओं को रख रखा है? 22 रेखाओं को। 22 रेखाएं हैं जो अधोगामी रेखाओं के अंतर्गत आती है। अब हमें इसे लिखने का डायरेक्शन देखना है कि कैसे लिखते हैं। तो ये रेखाएं ऊपर से शुरू होकर लाइन पर खत्म होती है, अर्थात नीचे की ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? नीचे की ओर लिखी जाती है। अब कौन कौन सी, इसमें भी हमने हल्की और गाढ़ी रेखाओं में विभाजित कर रखा है। कौन कौन सी रेखा हल्की में आती है और कौन सी गाढ़ी में, वो देखते हैं। हल्की और गाढ़ी। क, सॉरी, प, फ, ब, भ, फ, ब, भ, त, थ, त, थ, द और ध, च, च, छ, ज और झ। प, फ, ब, भ, त, थ, द, ध, च, छ, ज, झ, स, स, श, ट, ठ, ड और ढ। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले ट, ठ, ड, ढ ले लेते। ट, ठ, ड और ढ, ढक्कन का। स, श और श, षटकोण का। ठीक है, अब ये 3 रेखा लिखनी है, वो हम बाद में देखते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। अब इनको लिखने का डायरेक्शन देखते हैं और लिखना कैसे है वो देखते हैं। चूंकि ये रेखाएं ऊपर से शुरू होती है और लाइन पर खत्म होती है, इसलिए एक तिरछी रेखा हमने ऊपर से स्टार्ट करी और लाइन पर खत्म करी और हमने उसको पढ़ा प। इसी रेखा को हमने हल्का सा कट कर दिया और हमने उसको पढ़ा फ। इसी रेखा को हमने डार्क कर दिया और हमने उसको पढ़ा ब। इसी डार्क रेखा को हमने हल्का सा कट करा और हमने उसे पढ़ा भ। अब रेखा सीधी हो गई हमारी, यही रेखा क्या हो गई? सीधी, 90 के एंगल पे हो गई। सीधी रेखा हमने ऊपर से स्टार्ट करी और लाइन पर खत्म करी और हमने उसे पढ़ा त। यही सीधी रेखा हमने कट करी और हमने उसे पढ़ा थ। यही सीधी रेखा को हमने डार्क करा और हमने उसे पढ़ा द। यही सीधी रेखा को हमने कट करा और हमने उसे पढ़ा ध।
यही रेखा का डायरेक्शन चेंज हो गया हमारा, लाइन पर खत्म हुई और हमने उसे पढ़ा च। इसी रेखा को हमने कट करा और हमने उसे पढ़ा छ। इसी रेखा को हमने डार्क कर दिया और हमने उसे पढ़ा ज। यही डार्क रेखा को हमने कट कर दिया और हमने उसे पढ़ा झ। एक छोटा सा सी हमने लाइन पर बनाया और हमने उसे पढ़ा त। इसी ट को हमने हल्का सा कट कर दिया और हमने उसे पढ़ा थ। इसी रेखा को हमने डार्क कर दिया और हमने उसे पढ़ा ठ। और इसी रेखा को डार्क को हमने कट करा और हमने उसे पढ़ा ठ। अब इसी सी को हमने उल्टा कर दिया और हमने उसे पढ़ा स। इसी स को हमने कट करा और पढ़ा शशक्कर का और इसी श को हमने डार्क कर दिया और हमने पढ़ लिया उसको षटकोण का। अब हमारी जो रेखाएं बच रही हैं, जो 3 व्यंजन बच रहे हैं, वो कौन से बच रहे हैं? य, र, ल और ह। अब आप बोलेंगे कि ये व्यंजन तो हम पढ़ चुके हैं, तो हाँ, हम ऊर्ध्वगामी रेखाओं में इसे पढ़ चुके हैं 3 व्यंजन को। लेकिन इन तीन व्यंजनों को अधोगामी रेखाओं में भी पढ़ना है हमें। 2 तरीके से बन सकता है आपका र भी, ल भी और ह भी। चूंकि ये अधोगामी रेखा है, वो ऊर्ध्वगामी रेखा है हमारी, नीचे से ऊपर जाती थी। चूंकि ये अधोगामी रेखाएं हैं, ऊपर से नीचे आएंगी। एक वक्र रेखा हमने उल्टी खींची, ल के विपरीत, और हमने उसे पढ़ा र। यही ला जो हम नीचे से ऊपर बनाते थे, अब ऊपर से नीचे बनाएंगे और उसे हम पढ़ेंगे ल। ये ह जो हमारा नीचे से ऊपर जाता था, अब ऊपर से आएगा नीचे और इसको हम पढ़ेंगे ह। अब आप पूछेंगे कि इसमें अंतर क्या है, आकृति को कैसे पहचानेंगे? आप कोई सा भी र, ल, ह किसी भी आकृति के साथ जोड़ सकते हैं। बस अंतर ये रहेगा, जब भी आप ऊर्ध्वगामी र को यूज करेंगे तो आकृति जो भी दूसरा शब्द जुड़ेगा वो कहां से, जहां खत्म होती है वहां से जुड़ेगा। और अगर आप अधोगामी रेखाओं को यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो ये जहां खत्म होगी वहां जुड़ेगा। ऐसे आप समझेंगे कि ये कौन सी अधोगामी है या ऊर्ध्वगामी है। ठीक है, तो ये आपके सारे व्यंजन हो गए खत्म। सारे व्यंजन आपके खत्म हो गए हैं। अब आपको प्रैक्टिस इतने अच्छे से करनी, क्योंकि जब तक आपको व्यंजन याद नहीं होंगे तब तक हम आगे की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उन्हें जोड़ना नहीं सीख पाएंगे। आपको एक एक शब्द को इतने अच्छे से प्रैक्टिस, दिमाग से नहीं, हाथों को याद होनी चाहिए। कम से कम एक एक शब्द की प्रैक्टिस 5-5, 6-6 पेज करनी है, तब जाके आपके हाथ चलेंगे। क्योंकि इस चैनल में लर्न करना कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने का काम है। आप जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक ये आपका यूज नहीं कर पाएंगे, जोड़ना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।